बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर 2 आज हम करेंगे। ये जो 7110 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आपको पता है कि 2020 से ये अकाउंटिंग का जो कोड है वो चेंज हो गया है ओ लेवल का, तो इसलिए आपको 7110 क्योंकि 2019 का पेपर है तो आप इसको यही समझें कि 7707 जो ओ लेवल अकाउंटिंग है ये वही पेपर है और हम प्रैक्टिस के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि अगर आप कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं, जो बच्चे ये वीडियो शुरू से देख रहे हैं उनको तो पता है, और जो अभी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ कैम्ब्रिज का जो स्पेसिमेन पेपर है और 2020 के जो पेपर्स हैं समर और विंटर के पेपर 2 एंड आई थिंक एक मल्टीपल चॉइस का जो पेपर है पेपर 1 वो आपको कंप्लीट वहाँ पर मिलेंगे, तो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। जो प्रैक्टिस अगर आप इन पेपर से करते हैं और जो कंसेप्ट्स हम यहाँ डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं अगर आपकी समझ में आ जाते हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए A+ लेना और अकाउंटिंग का पेपर इत्मीनान से करना आसान हो जाएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें कमेंट्स के अंदर भी लिखें कि क्या आपकी समझ में नहीं आ रहा है, हम उसको भी आपको बताएंगे। और इन वीडियोस का पर्पस यही है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों और आप उनको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। फिल्टर इज़ द रिटेलर ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स के इलेक्ट्रिक की गुड्स ये जो है बेचता है। हिज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर को इसका साल ख़त्म होता है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल फ्रॉम हिज बुक्स, ये इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बुक से। क्या अवेलेबल है देखते हैं। बैलेंस 1 अक्टूबर 2018 को इसका बैलेंस जो है स्टेशनरी अकाउंट के अंदर बैलेंस था इसका $350 का डेबिट बैलेंस है, और रेंट रिसीवेबल अकाउंट जो है वो $200 का डेबिट बैलेंस है ये भी, और फॉर 1 मंथ रेंट रिसीवेबल एक्रूड। देखें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस सवाल के अंदर जो स्टार्ट हुआ है, इसमें दो कंसेप्ट उसने आपके चेक करें हैं। एक तो वो आपसे चेक करना चाह रहा है कि आपको ये पता है कि एसेट और एक्सपेंस में क्या फ़र्क होता है, और सेकंड ये कि एक्रूड इनकम क्या होती है। एक्रूड इनकम का मकसद है कि वो इनकम जो आपने कमा तो ली लेकिन वो आपको अभी मिली नहीं है। और एसेट क्या चीज़ होती है, एसेट वो चीज़ होती है कि जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना अभी आपको बाकी है, और एक्सपेंस वो होता है जिसका बेनिफिट आपको मिल चुका है। अब ये स्टेशनरी अकाउंट जो आप देख रहे हैं डेबिट बैलेंस है, ये असल में शो कर रहा है कि ये आपका एसेट अकाउंट है, क्योंकि ये स्टेशनरी साल के पहले दिन के बैलेंस वो आपको बता रहा है, और साल के पहले दिन के बैलेंस का मकसद ये है कि ये अभी इस्तेमाल नहीं हुई है। जब ये इस्तेमाल होगी तो ये एक्सपेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एसेट वो जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना आपको बाकी है, और जो जितना जितना बेनिफिट्स उसका मिलता चला जाएगा वो सब एक्सपेंस बनता चला जाएगा। या बार बार रिपीट करें जो मैं कह रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए ढंग से। इसी तरीके से ये $200 का जो डेबिट बैलेंस है ये एक्चुअली 1 महीने का किराया आपका जो टेनेंट है, जो लोग आपकी जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने उस जगह को इस्तेमाल तो कर लिया था जो लास्ट ईयर है 2017 का हमारा, लेकिन 2017-18 का जो इनका साल था उसके अंदर उन्होंने उस जगह को इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन 1 महीने का किराया उन्होंने हमें दिया नहीं था। तो वो दिया नहीं था, हमारी जगह को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया था, तो वो रिसीवेबल कहलाता है, और वो एक्चुअली आपकी एक्रूड इनकम है। वो इनकम जो आपने पिछले साल रिकॉर्ड कर ली होगी, लेकिन उसका ये वाला रिसीवेबल पार्ट जो है वो अगले साल के अंदर आपके पास आ गया। तो ये एक्रूड इनकम का कंसेप्ट था। आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है स्टेशनरी परचेज ऑन क्रेडिट। स्टेशनरी जो है वॉलकर से इसने जो है वो ये स्टेशनरी खरीदी है। 23 दिसंबर 2018 को इतनी स्टेशनरी इसने खरीदी, और 14 जून 2019 को ये स्टेशनरी इसने खरीदी तो एंट्री क्या पास होगी, स्टेशनरी डेबिट कर देंगे, अकाउंट्स पेएबल जो वॉलकर है इसका हम क्रेडिट कर देंगे। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2019। 30 सितंबर 2019 को बैंक से इन्फॉर्मेशन आपको मिली। क्या मिली देखते हैं। रिसीट्स का मकसद है ये पैसा आ गया आपके बैंक में। 3 अक्टूबर 2018 को 4 महीने का किराया आपको मिला। 4 महीने का अगर 800 है और मैं इसको डिवाइड कर दूँ 4 से तो देखें 200 बनता है। इसका मकसद है ये तो क्लैरिटी आ गई कि हर महीने का किराया जो आपको अपने टेनेंट से लेना है वो 200 बनता है। और उसके बाद 5 फरवरी को फिर आपके पास 4 महीने का किराया $800 मिला, और फिर 3 महीने का किराया आपको $600 मिला। इनको अगर मैं जमा करता हूँ तो 8 और 8 16, 16 और 6 2200 बनते हैं, और 2200 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ, ये 11 कहाँ से आया है, 11 यहाँ से आया। देखें
4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 से डिवाइड करूं तो देखें 200 रुपये बनता है, वही 200 रुपये जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एक महीने का किराया 200 है। अब देखें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहीं से एक चीज़ आप यहीं से नोट करें, एक महीने, साल के 12 महीने होते हैं, 12 महीनों का 12 महीने के हिसाब से अगर किराया 200 रुपये बने तो 2400 रुपये बनता है। एक महीने का किराया पहले इसका एक्रूट था जो टेनेंट ने हमें नहीं दिया, इस साल के अंदर उसने सिर्फ 11 महीने का किराया दिया, तो इसका मकसद है अगेन उसने एक महीने का किराया हमें नहीं दिया। और एक महीने का किराया पिछले साल से चला आ रहा है, तो एक्चुअली कितने महीने का किराया है जो आपके टेनेंट को आपको देना है, वो 2 महीने का किराया बनता है। और 2 महीने का किराया कितना बन गया 200 के हिसाब से 400 रुपये। तो 400 रुपये आपको अपने टेनेंट से इस साल के एंड पर एक्रूड इनकम है कि जो एक्चुअली इनकम तो हो चुकी है लेकिन अभी तक ये पैसा आपको मिला नहीं है। तो ये ज़रा जहन में रखिएगा सवाल का पोस्टमार्टम करते हुए। ऑन 30 सितंबर 2019 फिल्टन स्टेशनरी वाज वैल्यूड $450 के फिल्टन की जो स्टेशनरी बाकी बची इस्तेमाल होने से रह गई वो $450 है। इसका मकसद है $450 जो हैं ये स्टेशनरी बाकी बची है, ये एसेट है आपका, और जितनी स्टेशनरी का बैलेंस है वो सब एक्सपेंस बन गया। और 2 महीने का किराया जो है टेनेंट से उसको बस और टू हिम माने उसको मिलना बाकी है, वो मैं बता चुका हूँ आपको 2 ही महीने बनते हैं तो $400 बनेंगे, ये बाकी हैं। तो इसके अंदर इस सवाल के अंदर उसने 2 कंसेप्ट जैसा कि मैंने बताया चेक कर रहा है वो आपके कि एसेट और एक्सपेंस का फ़र्क आपको पता है या नहीं पता है, और एक्रूड इनकम, तो वो फिर हमने समझ ली कि क्या होती है। प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स, फिर लेजर अकाउंट्स वो आपसे चेक कर रहा है कि भाई लेजर के अंदर पोस्टिंग करनी आपको आती है, एडजस्टिंग एंट्रीज की जो आप करेंगे ये आपको नहीं आती है, जर्नल एंट्रीज एंड एडजस्टिंग एंट्रीज। फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2019 का आपको लेजर अकाउंट्स बनाना है। मेक द अप्रोप्रिएट ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर कर दें जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम इनकम स्टेटमेंट, वो देखें हम कैसे करते हैं। बैलेंस द अकाउंट्स एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस, बैलेंस करते हैं लेजर को, और लेजर को बैलेंस करने के बाद में ब्रिंगिंग डाउन करें जो साल के शुरू के अंदर आप करते हैं। तो पहले स्टेशनरी का अकाउंट बनाते हैं, स्टेशनरी का अकाउंट जब बनाएंगे तो स्टेशनरी में $350 का डेबिट बैलेंस था, तो देखें $350 का ये डेबिट बैलेंस आप लिख दें, बैलेंस बीडी करके $350 आपके यहाँ आ गए। $350 आने के बाद आपने मज़ीद 2 दफ़ा ये माल ख़रीदा, 1200 और 600 का, ये यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। तो स्टेशनरी डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 1200 और 600 से ये डेबिट हो जाएगा, ये 1200 से डेबिट हुआ, ये 600 से डेबिट हुआ, ये 2 दफ़ा डेबिट हो गया। और साल के एंड में उसने आपको बताया कि $450 जो हैं बच गए। तो बचने का मकसद है कि स्टिल आपका एसेट है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो हम बैलेंस CD ये $450 आप यहाँ पर लिख दें। ये क्यों लिख रहे हैं आप? इसलिए लिख रहे हैं कि ये माल इस्तेमाल होने से बच गया और ये आपका एसेट है, और जो एसेट है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। और डेबिट बैलेंस जब लेजर के अंदर लिख रहे होते हैं तो याद रखें हमेशा डेबिट बैलेंस हमेशा लेजर बनाते हुए किसी अकाउंट का क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, और फिर जब उसको बीडी करते हैं तो वो दोबारा अपनी जगह के ऊपर डेबिट साइड के ऊपर आ जाता है। तो ये कंसेप्ट आप जहन के अंदर रखें कि रिपीट कर लें इसको कि जो एसेट है आपका उसका डेबिट बैलेंस होता है नॉर्मल, जब लेजर कर रहे होंगे तो डेबिट साइड ज़्यादा आएगी, क्रेडिट साइड कम होगी। तो जितनी भी क्रेडिट साइड कम हो उसको बैलेंस CD करके लेजर को बैलेंस कर दें, और जो CD आपने क्रेडिट साइड पर लिखा है जब अगले साल या अगले पीरियड में अगले महीने के अंदर उसको लेकर जाएं आगे तो उसको फिर डेबिट साइड के ऊपर BD बना दें। तो ये कंसेप्ट आप जहन में रखिएगा अपने। अब आप अगर इसको टोटल करें तो 350 प्लस 1200 और प्लस 600 ये बनते हैं 2150, और ये क्रेडिट है इसका 450, तो 1700 क्या हुए? 1700 इनकम स्टेटमेंट। देखें ये एक्सपेंस बन गया आपका। ये जो 1700 आपको नज़र आ रहे हैं ये असल में एक्सपेंस बन गए आपके। एक्सपेंस बनने का मकसद क्या हुआ कि स्टेशनरी जो इस्तेमाल हो गई, क्योंकि देखें ना, ये आप समझें बात को, 350 की स्टेशनरी आपके पास मौजूद थी, ये स्टेशनरी आपने मज़ीद ख़रीदी तो टोटल स्टेशनरी $2150 की हो गई। उसमें से बाकी बच गई 450, तो बाकी किधर गई? बाकी डेफिनेटली आपने अपने ऑफिस के इस्तेमाल में ले ली, तो वो जो इस्तेमाल में ले ली वो एक्सपेंस बन गया। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देंगे और स्टेशनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे ताकि स्टेशनरी अकाउंट क्लोज हो जाए
और इनकम स्टेटमेंट में जाके ये रिकॉर्ड हो जाए एक्सपेंस की सूरत में। जितने एक्सपेंसेस हैं वो इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, तो जो डिफरेंस आया है इसको इनकम स्टेटमेंट लिखकर क्लोज कर दें। ये आपका लेजर BD/CD हो गया। और नए साल के अंदर जब आएंगे तो इसको बना दें बैलेंस BD। अब देखें BD जब डेबिट साइड पर बनेगा और ये वही $450 का बनेगा यहाँ आके। तो ये मैंने आपको समझाया है। एग्जामिनर को देख लेते हैं उसने क्या करा है, उसने भी यही करना चाहिए उसको, और क्या करेगा वो देखते हैं क्या करा उसने भी देखें यही करा। ये 2018 को उसने 1 अक्टूबर को बैलेंस BD बना दिया। उसके बाद वॉलकर से उसने 2 दफ़ा ये ख़रीदा था, तो वॉलकर का रेफरेंस देके उसने 1200 और 600 देखें यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद ये डेबिट साइड 2150 की आ गई। क्रेडिट वही मैंने आपको बताया था $450 का जो स्टेशनरी है वो बाकी बची है। तो बैलेंस CD देखें यहाँ क्रेडिट साइड पर, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर 1700 जो हम लेकर गए थे ये बैलेंस हो गया। और जो बैलेंस CD था वो अगले साल अपनी जगह के ऊपर डेबिट साइड के ऊपर अक्टूबर 1 को आ गया। तो प्रॉपर तौर पे डेट और रेफरेंस लिखने, आप देख रहे होंगे डेट भी आपको लिखनी है एग्जाम में, रेफरेंस भी आपको लिखने हैं, वो आपको पता है। और जो डिफरेंस है इसका वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर इसलिए चला गया कंसेप्चुअली तौर पे क्योंकि ये स्टेशनरी आपने इस्तेमाल कर ली, और जो चीज़ आप इस्तेमाल कर लेंगे वो एक्सपेंस बन जाएगी। जो इस्तेमाल नहीं हुई है, जिसका बेनिफिट्स मिलना बाकी है, वो एसेट है आपका। तो ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड के अंदर वो हमसे कहता है, क्या कहता है चेक करते हैं। वो कहता है रेंट रिसीवेबल अकाउंट बनाएं। तो रेंट रिसीवेबल अकाउंट बनाते हैं। रेंट रिसीवेबल अकाउंट अगर आप बनाने जाएँ तो इसका डेबिट बैलेंस कितना था? डेबिट बैलेंस था देखिए 2 महीने का, 1 महीने का किराया उसने आपको बताया सवाल के शुरू में कि एक्रूड है ये 1 महीने का, और वो $200 बनता है। और रेंट रिसीवेबल का अकाउंट आप बना रहे हैं, तो रेंट रिसीवेबल का अकाउंट जब बनाएंगे तो ये $200 से डेबिट हो जाएगा। ये देखें बैलेंस BD $200 से अक्टूबर 1 को, क्योंकि ये रिसीवेबल अकाउंट है तो ये आपने डेबिट साइड पर लिख दिया। मजीद अब देखें इसके अंदर सवाल में उसने बताया कि ये रिसीट हुई है। 3 मुख्तलिफ डेट्स उसने दी हैं आपको, 3 मुख्तलिफ तारीखों के अंदर ये पैसे 800, 806 से। तो ये जो डेट्स आपकी लिखी हुई हैं 800, 800 और 600, वो देखें यहाँ पर आ गया। और इसकी एंट्री क्या पास होगी? जब पैसा रिसीव करेंगे तो इसकी एंट्री पास होगी कि बैंक को डेबिट कर देंगे और रेंट रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो आपने क्या करा, रेंट रिसीवेबल को देखें क्रेडिट कर दिया। ये आपकी क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड है। लेजर आप बना रहे हैं तो इसको आपने क्रेडिट का मकसद है, ये बैंक एंट्री क्या पास हुई, बैंक डेबिट और रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये 3 दफ़ा हुआ आपको, ये 3 जो मुख्तलिफ 800, 800, 600 आपने दिए हुए थे ये आ गए। इसके बाद ये आपने रिसीट रिकॉर्ड कर ली। इसकी रिसीट हमेशा देखें क्रेडिट साइड पर होगी क्योंकि ये रेंट रिसीवेबल अकाउंट है। प्लस 2 महीने का किराया अभी हमने निकाला था कि 2 महीने का किराया इसने खुद भी लिख कर दिया है। 2 महीने का किराया एक्रूड है। एक्रूड का मकसद है ये पैसा आपको अपने कस्टमर से, टेनेंट से लेना बाकी है। तो बैलेंस CD कितना आ गया है इसका, क्योंकि ये एसेट है, $400 आपको अपने टेनेंट से रिसीव करने हैं, इसलिए ये बैलेंस CD हो गया। आपने क्रेडिट साइड का टोटल करा तो 8, 8, 16, 16 से 22, 22 और 4, 2600 बनते हैं। और डेबिट में सिर्फ 200 लिखे हुए हैं। तो फिर क्या हुआ, इसका मकसद है बाकी का जो डिफरेंस है वो है $2400 का, और ये आपकी बन गई इनकम। तो इनकम स्टेटमेंट क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट को हमने क्या कर दिया, रेंट रिसीवेबल को हमने डेबिट किया और इनकम स्टेटमेंट को हमने क्रेडिट कर दिया। तो देखें ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर जब इसका लेजर आप बना रहे हो तो इसका लेजर बनाने का तरीका, क्योंकि ये एक ही अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, 2 अकाउंट्स नहीं है इनके पास। रेंट रिसीवेबल अकाउंट के अंदर ये सारी एडजस्टमेंट वगैरह भी इसी के अंदर करते हैं। तो जब भी डेबिट होगा, क्रेडिट होगा तो रेंट रिसीवेबल का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आपने देखा कि बैलेंस BD हमने एसेट साइड पर लिखा था, और जब पैसे आए तो हमने रेंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया और बैंक को डेबिट करा, यानी बैंक पैसा आ गया और रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो जितना भी डिफरेंस है इसकी नॉर्मली जब रिसीवेबल अकाउंट एक ही अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट हो रही हो, या तो ये होता ना कि हम फिर एक कॉन्ट्रा अकाउंट भी बनता है समटाइम्स, रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। लेकिन ये जब एक ही अकाउंट में एडजस्टमेंट होगी तो जो भी इसका डिफरेंस आया उसको आप इनकम स्टेटमेंट में डाल दीजिएगा, जैसे हमने स्टेशनरी के अकाउंट के अंदर करा था। तो इसकी देखें क्रेडिट साइड ज़्यादा आई थी, ये 2600 बनते हैं क्रेडिट साइड पर, और 200 रुपये जो हैं वो आपके डेबिट साइड पर थे। तो इसका मकसद है इनकम स्टेटमेंट के अंदर इस साल जो पैसा गया, इस साल की जो इनकम है वो कितनी है, और हमें पता है पूरे साल उस टेनेंट ने इस्तेमाल करा तो 2400 ही हमारी इनकम है, वो हमने इनकम यहाँ पर लिख दी।
और 2 महीने अभी में बाकी है, तो 2 महीने का ये हमारा डेबिट बैलेंस, और ये बैलेंस सी डी अगले साल देखें 1 अक्टूबर को बैलेंस बी डी बन के डेबिट साइड पर आ गया। तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझने का ये है कि जो डिफरेंस होगा लेजर का, इस किस्म के लेजर अगर वो आपसे बनाए तो जो भी डिफरेंस हो उसे इनकम स्टेटमेंट में डाल दें, क्योंकि देखिए सवाल में उसने यही कहा है कि पोस्टिंग करें। अगर आप सवाल ध्यान से पढ़ें तो उसमें लिखा है मेक द अप्रोप्रिएट ट्रांसफ़र टू द इनकम स्टेटमेंट। ये देखें, इनकम स्टेटमेंट को ट्रांसफ़र करने का मकसद ही यही है कि डेबिट और क्रेडिट जो भी बैलेंस होगा, जैसे स्टेशनरी में हमने ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये आप देखें, इनकम स्टेटमेंट हमने क्रेडिट साइड पर लिखा था क्योंकि ये एक्सपेंस था, और ये एक्सपेंस हो गया था हमारा, और ये क्योंकि इनकम है इसलिए यहाँ डेबिट साइड पर, क्योंकि इनकम की हमेशा क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी। एक और कंसेप्ट आपको बताता हूँ, इनकम की क्या होगी, क्रेडिट साइड क्योंकि ज़्यादा होती है, तो इसलिए क्रेडिट साइड का मकसद है अगर हम डेबिट साइड पर इनकम स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो ये इनकम शो कर रहा है, और इनकम स्टेटमेंट अगर एसेट के डेबिट क्रेडिट साइड पर है तो इसका मकसद है ये एक्सपेंस हो गया। ये देखिए, क्योंकि नॉर्मली एसेट की डेबिट साइड ज़्यादा होगी और इनकम की क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी। ये कंसेप्ट आप जहन के अंदर रखें। तो ये लेजर आपने बना लिया, कंप्लीट हुआ आपका। अगले पार्ट के अंदर आपसे क्या कहता है वो देख लेते हैं। कहता है नेम द सब डिवीजन ऑफ द लेजर दैट वुड कंटेन द रेंट रिसीवेबल अकाउंट, कि यार लेजर का बताएं कौन सा सब डिवीजन ऑफ द लेजर दैट वुड कंटेन द रेंट रिसीवेबल अकाउंट। तो रेंट रिसीवेबल आपको पता है एक तो प्राइम बुक्स ऑफ एंट्रीज होती हैं आपकी, सेल्स लेजर हो गया, परचेज लेजर हो गया, सेल्स रिटर्न जर्नल हो गया, परचेज रिटर्न जर्नल हो गया। तो नॉर्मली परचेजेज और सेल्स से रिलेटेड स्पेशल अकाउंट्स बनते हैं, और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं वो या तो नॉमिनल लेजर में जाती हैं, जर्नल लेजर या नॉमिनल लेजर में जाती हैं। तो ये रेंट रिसीवेबल इस किस्म के जितने अकाउंट्स होंगे ये सब कहाँ जाते हैं आपको पता है, रेंट जर्नल लेजर में चले जाएंगे या नॉमिनल लेजर में जाएंगे। मेरी इसके ऊपर प्राइम बुक्स के ऊपर जो है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो है इसके ऊपर पूरा लेक्चर है, अगर आप जाकर देखेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि कौन सी एंट्रीज कहाँ जाती हैं। तो वो जाकर ज़रूर देखें, आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इस सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको जर्नल लेजर या नॉमिनल लेजर के अंदर हमने इसको डाल दिया। आगे कहता है स्टेट द सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 30 सितंबर 2019। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट का कौन सा सेक्शन होगा इन विच द बैलेंस ऑफ द रेंट रिसीवेबल अकाउंट विल अपीयर, जहां रेंट रिसीवेबल का लेजर अपीयर होगा। देखें ये करंट एसेट्स है, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एसेट्स होंगे, एसेट्स में आएगा ये, क्योंकि इसका बेनिफिट मिलना अभी बाकी है आपको। और ये $400 ये मिलेंगे अभी आपको, जब मिलेंगे तो एसेट हो गए, तो इसका मकसद है एसेट्स वाले सेक्शन में। और एसेट्स का सब डिवीज़न जो है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स वो होते हैं जिनका बेनिफिट्स आपको विद इन अ ईयर मिल जाएगा, और नॉन करंट्स वो होते हैं जिनका बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर तक आपको मिलता रहता है। तो ये करंट एसेट्स आ जाएगा। उसके बाद आ जाए आगे, कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय नेमिंग द बिजनेस डॉक्यूमेंट। के बिजनेस डॉक्यूमेंट आपसे उसने पूछा कि बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के किस डॉक्यूमेंट्स में के थ्रू काम होते हैं। अकाउंटिंग जब आप कर रहे हैं तो अपने आप को एज्यूम करें कि यू आर द अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस में जब आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा जिसकी बेस पे एंट्रीज हो रही होंगी। वो जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो फाइल्स में लगता है। बाद में कॉन्ट्रा वेरिफिकेशन के लिए फिर ये फाइल्स ही रेफरेंस के तौर पे काम करती हैं कि भाई ये रिकॉर्डिंग हुई कैसे है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आप सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं या परचेज़ कोई माल आपने ख़रीदा और आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मैं आपसे पूछूं कि भाई ये परचेज़ आपने जो रिकॉर्ड तो कर ली लेकिन कैसे पता चलेगा कहाँ से ख़रीदी, कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल ये इनवाइस है, देखें इस दुकान से हमने ख़रीदी थी और इसने क्रेडिट इनवाइस बना के हमें दी है। तो आप दिखा देंगे उठा के। कैश अगर आप किसी दुकान से कोई बड़ी ख़रीदने के लिए जाएँ, इवन अगर आप अच्छे किसी स्टोर के अंदर भी जाएँ, मैं और आपको बिज़नेस डॉक्यूमेंट का कंसेप्ट समझाता हूँ। आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, जब आप काउंटर पे चेक करने के लिए जो चीज़ें जाते हैं तो आपको एक रिसीट देता है, वो नहीं देता है, एक प्रिंट की हुई रसीद जो है वो निकलती है, एक पेपर वो आपको देता है जिसमें प्राइस भी आ रही होती है, उसमें वो चीज़ें भी आ रही होती हैं। आप वहीं खड़े खड़े चेक करते हैं कि यार इसने सही हिसाब लगाया, वो रिसीट कहलाती है। जब आप लेकर जाएंगे, ऐसे आप जाके उससे कहें वापस, अगर फ़र्ज़ करें घर पहुंच के कोई चीज़ ख़राब होती है, आप उसे वापस करने जाएं तो क्या वो वापस कर लेगा? वो कभी वापस नहीं करेगा। वो पूछेगा भाई ये तो बताएं कि आपने मुझसे ही ये माल ख़रीदा था, फिर आप रिसीट दिखाएंगे उसको। तो ये रिसीट एक डॉक्यूमेंट हो गया।
तो इस ये डॉक्यूमेंट की कंसेप्ट ये है कि जब आप एंट्रीज हो रही हैं तो उसकी कोई रसीद है, जैसे टेनेंट है मिसाल के तौर पे, तो उसके पास आप उसको कोई रिसीट देते होंगे ना, पैसा जब उससे लेते होंगे। तो ये जो रिसीट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सा डॉक्यूमेंट कब इस्तेमाल हुआ। तो ये इसी किस्म की चीज़ें पूछता है। एंड द बुक ऑफ प्राइम ओरिजिनल एंट्री, वही बात आ गई, बुक ऑफ प्राइम एंट्री यूज बाय फुलटन फॉर ईच ट्रांजेक्शन, कि हर ट्रांजेक्शन के लिए कौन सी प्राइम एंट्री जो है बुक रिकॉर्ड हुई है। द फर्स्ट आइटम हैज़ बीन कंप्लीटेड एज एन एग्जाम्पल, कि पहला जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे उसने आपको दिया है। एग्जाम्पल क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू यान, यान को इसने माल बेचा उधार पर। तो देखें, जब उधार को माल आप किसी को बेच रहे हैं तो फिर आप जैसे लोगों से रसीदें लेते हैं तो आप भी कोई रसीद देंगे, उसको नहीं देंगे कि भाई ये माल इतने प्राइस का हमने आपको बेचा। जो रसीद आप देते हैं उसको कहते हैं सेल्स इनवॉइस। और कहाँ रिकॉर्ड होगा, सेल्स जब करेंगे तो सेल्स जर्नल, आपको पता है, सेल्स जर्नल में जाके इसको रिकॉर्ड कर देंगे। अब अगला कहता है पेड वेजेस बाय चेक, जब वेजेस आप दे रहे हैं किसी को, तनख्वाहें दे रहे हैं उठा के, तो कुछ शीट बनाते होंगे अपने पास, नहीं बनाते होंगे। वो जिस आदमी ने आपके पास काम करा या जो लोग आपके पास काम कर रहे हैं वो सुबह आएंगे, शाम में जाएंगे, कोई रिकॉर्ड रखेंगे आप उसका? नहीं रखेंगे। वो आएगा, साइन ऑफ करेगा, या आपने बायोमेट्रिक लगाया हुआ है तो वो थंब करके चेहरा सामने लेकर आएगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगी कि ये आदमी आया था। जाते हुए वो बायोमेट्रिक करेगा या फिर रजिस्टर के ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही होगी। उसके बाद उसका कोई रेट होगा कि हर दिन का रेट क्या है या महीने का रेट क्या है, तो आप कैलकुलेट करेंगे महीने के ऊपर जो वो आया होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं इसी की बेस के ऊपर पेमेंट करेंगे ना, एकदम तो आप पेमेंट नहीं करेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसे पेरोल रजिस्टर आप कह लें या उसे वेजेस की शीट कह लें, कोई शीट बन रही होगी, या डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और डॉक्यूमेंट बनने के बाद में पेमेंट जितनी भी होती है, आपको पता है कैश बुक के अंदर आप कर रहे होते हैं इसकी रिकॉर्डिंग। तो कैश बुक के अंदर जो है बैंक और कैश की जितनी पेमेंट है वो कैश बुक में होती है, तो आप कैश बुक में इसके रिकॉर्ड कर देंगे जाके। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू यान वर रिटर्न, वापस आ गए। जब बेचा हुआ माल वापस आ जाएगा तो आप क्या करते हैं, आप अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस को क्रेडिट करते हैं। तो जिन लोगों को माल आपने बेचा उसे आप क्रेडिट को लिख कर देंगे ना कि भाई हमने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो वो क्रेडिट नोट कहलाता है। उसे क्रेडिट नोट कहेंगे, जो कागज़ बना के आप देंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे। और रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, सेल्स रिटर्न जर्नल के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे। परचेज गुड्स बाय कैश, अगर आपने माल ख़रीदा, जैसे मैंने एग्जांपल दी, कहीं जाके आप माल ख़रीद रहे हैं तो कोई डॉक्यूमेंट लेंगे, उससे नहीं लेंगे, कोई रसीद होगी तो वो परचेज इनवाइस कहलाएगी कि परचेज़ की रसीद है कि इतना माल आपने इतने पैसों का ख़रीदा। परचेज इनवाइस हो गई जाके, और क्योंकि कैश के थ्रू ख़रीदा आपने, तो कैश का मकसद है उसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में कर देंगे, क्योंकि कैश और बैंक जो है ये कैश बुक के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। सोल्ड ए मोटर व्हीकल ऑन क्रेडिट, मोटर व्हीकल आपने उधार बेची। जब मोटर व्हीकल आप उधार बेचेंगे तो फिर उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत के अंदर भी कोई सेल्स इनवाइस तो आप देंगे ना, कोई इनवाइस होगी, कोई रिकॉर्डिंग होगी, वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और फिर क्या होगा, इस किस्म की चीज़ें परचेजेज और सेल्स के अलावा जो होती हैं वो जर्नल के अंदर आप रिकॉर्डिंग करते हैं उनकी जाके, तो जर्नल में उसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट खरीदी है तो फिर परचेज इनवाइस हो जाएगी और परचेज जर्नल में इसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे। हम इसको यहाँ देखते हैं आके कि इसने क्या करा है। तो इसने पहली एंट्री तो दी भी थी, एग्जामिनर ने खुद ही इसको छोड़ दें। पेड वेजेस बाय चेक, वेजेस जब पे करी तो मैंने आपको बताया कि वेजेस शीट होंगी या पेरोल रजिस्टर होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू चो वर रिटर्न, तो मैंने कहा था देखिए क्रेडिट नोट हो गया कि आप अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, तो इसका मकसद है क्रेडिट नोट आप उसको देंगे और सेल्स रिटर्न जर्नल के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे। परचेज गुड्स बाय कैश, तो रिसीट्स आपको मिल जाएगी, जो 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 रसीद है कि भाई उस पर लिखा हुआ आ रहा होगा कि ये माल आपने इतनी अमाउंट का ख़रीदा, उसे रिसीट कहेंगे। और कैश बुक में क्योंकि पेमेंट हो रही है रिकॉर्डिंग कर देंगे। सोल्ड मोटर व्हीकल ऑन क्रेडिट, तो मोटर व्हीकल बेचेंगे, मैंने कहा आप सेल्स इनवाइस उसको देंगे, तो सेल्स इनवाइस आप देंगे और जर्नल के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे। इसी तरीके से परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो वो परचेज इनवाइस आपको देगा क्योंकि उधार माल खरीदा है और परचेज इस जर्नल के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के ऊपर अगेन आई वुड से गो बैक टू प्राचियंस अकेडमी, go to the playlist, find out my O level lectures, and where you will see कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के ऊपर आई हैव रिकॉर्डेड ए कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स समवेयर, यू हैव टू फाइंड इट आउट। एंड अगर आप उसे देखें तो आई थिंक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर है, तो वो मिल जाएगा आपको, आप उसे ज़रूर देखें। वो सारे लेक्चर्स देखें आप, तो आपको बड़ी हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम में।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। होपफुली आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड इट, हमने इसे कंप्लीट कर लिया है और कोई पार्ट तो होता नहीं है इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये लेक्चर होप आपकी समझ में आए होंगे। ये कंसेप्ट्स के हमने एडजस्टमेंट के कंसेप्ट्स पढ़े आज हमने लेजर के अंदर रिकॉर्डिंग देखी हमने, और हमने देखा कि किस तरीके से बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के कौन से हिस्से में जाके रिकॉर्डिंग हो रही है। और सेकंड हमने जो जो डॉक्यूमेंट्स थे, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमारे थे, वो फिर हमने वो भी देखे कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े। तो ये कंसेप्ट्स थे जो हमने पढ़े। होप आपकी समझ में आया होगा। अपने कमेंट्स देना नहीं भूलिएगा, और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर एक क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।